नमस्कार, दो टूक में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। दो टूक में हम चर्चा को आगे बढ़ाएं उसके पहले एक ब्रेकिंग न्यूज आई है। मणिपुर के हालात पर गृह मंत्री अमित शाह ने कई बैठकें की हैं। गृह मंत्री की मणिपुर के सीएम के साथ एक अहम बैठक हुई है, इसमें मैतेई और कुकी समुदाय के लोगों के साथ भी गृह मंत्री ने बैठक की है। राज्य में शांति बहाली को लेकर ये बैठकें की गई हैं, क्योंकि मणिपुर में जो हिंसा हुई थी उसके बाद ये महत्वपूर्ण घटनाक्रम हम देख रहे हैं। और बैठकों का दौर जो है गृह मंत्री अमित शाह ने लगातार आज किया है। मणिपुर की समस्या को देखते हुए उन्होंने कुकी समुदाय के साथ प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक की है। मणिपुर की सरकार और वहाँ के जो आला अधिकारी हैं उनसे तमाम चीज़ों पर जानकारी ली है। मणिपुर के हालात पर गृह मंत्रालय की नज़र बनी हुई थी और आज कई अहम बैठकें की गई हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के सीएम के साथ एक बैठक की है। इस बैठक में मैतेई और कुकी समुदाय के लोगों के साथ भी बैठक की है, क्योंकि मणिपुर में जो हिंसा हुई थी उसकी तस्वीरें सारे देश ने देखी। अब राज्य में शांति बहाली को लेकर यह एक अहम बैठक की गई है। इस बैठक के बाद उम्मीद की जा रही है कि मणिपुर में शांति बहाली की तरफ एक बड़ा कदम बढ़ाया गया है। स्थायी शांति के लिए केंद्र की ओर से गृह मंत्रालय ने पूरी तरह से समर्थन देने का भरोसा जताया है। और मणिपुर के जो वर्तमान हालात हैं उन पर गृह मंत्रालय ने और गृह मंत्री ने कई बैठकें की हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में थे। सुधाकर दास हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधाकर, क्या खबर है आपके पास? देखिए, जैसा आपने बताया प्रखर, बीते रविवार से कह सकते हैं कि एक सीरीज ऑफ मीटिंग्स गृह मंत्री अमित शाह ने की है, न सिर्फ राज्य प्रशासन के साथ, लेकिन जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स है राज्य में, विभिन्न जो जन समुदायों के बीच तनाव है, उन सभी लोगों से उन्होंने बातचीत की है और एक सुकून का माहौल राज्य में बन सके, नॉर्मलसी बहाल हो सके, इसके लिए क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं उसको रिव्यू किया है। गृह मंत्री ने रविवार को ही एन बीरेन सिंह जो मणिपुर के मुख्यमंत्री थे उनके साथ उनकी मुलाकात हुई थी। उसके बाद उनकी मुलाकात जो मैती समुदाय के जो गृह मंत्री की मुलाकात मुख्यमंत्री के साथ हुई थी, तो 4 उनके कैबिनेट कलीग्स भी उस मीटिंग में मौजूद थे। उसके बाद मैती समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ ही रविवार को ही उनकी बातचीत हुई थी, कुकी समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ, और इसके अलावा जो सिविल सर्विस सोसाइटी कह सकते हैं उनके प्रतिनिधियों के, मिजोरम के जो प्रतिनिधि थे उनके साथ आज उनकी मुलाकात हुई है गृह मंत्री की। और पूरी जो स्थिति है उसकी उन्होंने समीक्षा की है। स्थिति को सामान्य बनाने के लिए किसी तरह की हिंसा की गतिविधियां ना हो, उसके लिए क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं उसकी उन्होंने जानकारी ली है। उन्होंने सीधा निर्देश दिया है कि जो भी हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने जो डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, चाहे कुकी हो, मैती समुदाय हो या मिजोरम के सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं, उनको ये आश्वासन दिया है कि जो न्याय के तहत जो भी नुकसान हुआ है तो एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत एक जस्टिस उनको दिलाया जाएगा, ये आश्वासन उन्होंने दिया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो राहत और पुनर्वास के काम है, लोगों को कम से कम दिक्कत हो और सुविधा हो इसका ध्यान रखा जाएगा, उसको तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। तो एक बड़ा आश्वासन इस मौके पर गृह मंत्री की तरफ से आया। प्रकट जी, सुधाकर, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में स्थायी शांति के लिए एक अहम कदम उठाते हुए बैठकों का दौर किया, जिसमें सभी समुदाय और सरकार के साथ, मुख्यमंत्री के साथ उन्होंने चर्चा की है। तो आइए बढ़ते हैं दो टूक की तरफ। और आज हमारी चर्चा का विषय है कर्नाटक का नाटक और आगे राजस्थान की बगावत। कांग्रेस ने भले ही कर्नाटक का चुनाव जीत लिया हो, लेकिन सत्ता पाकर भी कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर ठन गई है। एक तरफ कांग्रेस के अनुभवी नेता सिद्धरमैया कुर्सी के लिए दावेदारी जता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके सामने कांग्रेस के संकट मोचक कहे जाने वाले डीके शिव कुमार दंगल में ताल ठोक रहे हैं। दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा है। जहां सिद्धरमैया ने एक इंटरव्यू में दावा किया है कि ज्यादातर विधायक उनके साथ हैं, वहीं डीके शिव कुमार ने साफ साफ बोल दिया है कि मैंने फाइटर की तरह लड़कर कांग्रेस को कर्नाटक में चुनाव जितवाया है। कर्नाटक में किसे कुर्सी दी जाए, इसे लेकर बेंगलुरु से 2175 किलोमीटर दूर दिल्ली में माथापच्ची चल रही है। इस बैठक में सिद्धरमैया अपनी दावेदारी ठोकने के लिए पहुंच चुके हैं, वहीं डीके शिव कुमार ने दिल्ली आने से मना कर दिया। अब उनके बदले उनके भाई सुरेश कुमार दिल्ली पहुंच रहे हैं, ऐसी
खबरें, ऐसा दावा किया जा रहा है। और सुरेश कुमार ने दिल्ली पहुंचने से पहले ही ऐलान कर दिया है कि उनके भाई यानी डीके शिव कुमार को उनका हक मिलना चाहिए। यानी कर्नाटक में जीतने के बाद भी कांग्रेस के लिए आफत ही आफत है, तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में भी बगावत ही बगावत है। यहां सचिन पायलट के बागी तेवर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। सचिन पायलट की 5 दिवसीय जन संघर्ष यात्रा आज समाप्त तो हो गई, लेकिन एक अल्टीमेटम के साथ। और यह अल्टीमेटम दिया है सचिन पायलट ने और कहा है कि अगर 15 दिन के अंदर उनकी 3 मांगे पूरी नहीं की गई तो वो अब सड़कों पर संग्राम करेंगे, यानी आंदोलन करेंगे। आज 2 टूक में हम कांग्रेस की इसी कलह पर चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि आखिर उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक करीब करीब हर राज्य में कांग्रेस के अंदर तलवारें क्यों खिंची हुई हैं, हर राज्य में क्यों एक फूल 2 माली की कहानी दोहराई जा रही है। क्या ये कांग्रेस का डीएनए है या फिर कांग्रेस आलाकमान की अनदेखी की वजह से ये सब हो रहा है। आज हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि कर्नाटक में चुनाव हार चुकी बीजेपी कांग्रेस की इस कलह पर क्यों नजर लगाए बैठी है और इस सब का 2024 के चुनावी नतीजों पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन उसके पहले देखते हैं कि कर्नाटक के नाटक में कांग्रेस के नेताओं की किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। We have passed a single line resolution leaving to the High Command. We have, under my leadership, 135 MLAs. All of them with one voice have said that the matter will be left to the High Command. Lest the High Command will take its call. बहुत जल्द हम कर्नाटक के अंदर एक नई कांग्रेस सरकार का गठन करेंगे जो न केवल अपने 5 वायदों पर खरा उतरेगी परंतु कर्नाटक को भ्रष्टाचार के भ्रष्टासुर से मुक्ति दिलवाएगी। हमारा लक्ष्य अर्जुन की तरह मछली की आंख का है, जैसे महाभारत में अर्जुन का था, और वो है कि कांग्रेस की 5 गारंटी लागू करो, कर्नाटक के लोगों की सेवा करो। तो कर्नाटक में आफत ही आफत है तो राजस्थान में बगावत ही बगावत है। यहां एक फूल 2 माली की कहानी है। सचिन पायलट की जनसंघर्ष यात्रा आज 5 दिन बाद खत्म तो हो गई, लेकिन सचिन पायलट के बागी तेवर खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज उन्होंने एक जनसभा की जिसमें उनके समर्थक कांग्रेस के ही विधायक 14 विधायक शामिल हुए। जनसभा में सचिन ने अपनी गहलोत सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम देते हुए अब आंदोलन करने की चेतावनी दी है। सचिन पायलट ने कहा है कि मैं बिना पद के गाली खा खा कर संगठन के लिए काम कर रहा हूं और आप सत्ता में बैठकर मलाई खा रहे हैं। तो आइए सुनते हैं सचिन पायलट ने और क्या तीर चलाए। आज पीएससी को भंग कर पूरा पुनर्गठन करें, नए कानून मापदंड बने, पारदर्शिता से लोगों का चयन हो। पहली मांग। दूसरी मांग, जिन लाखों बच्चों ने पेपर लीक से उनका आर्थिक नुकसान हुआ है, उनको उचित आर्थिक मुआवजा प्रत्येक बच्चे को मिलना चाहिए। और तीसरी मांग, वसुंधरा जी के खिलाफ जो हमने आपने बिल के आरोप लगाए थे उसकी उच्च स्तरीय जांच करनी पड़ेगी। ऐसे चालू कर दो। मुख्यमंत्री जी, आपने बीजेपी के हेलीकॉप्टर खाली लौटाए, वो कौन सी जादूगिरी थी? ये उनका मेरे पास हिसाब और सबूत है, हमारे पास सबूत है। भाजपा के विधायकों को खरीदने का पैसे का करोड़ों रुपए का सबूत है इस राजेंद्र गुट्टा के पास। किससे? राजस्थान के ईमानदार मुख्यमंत्री। अरे किस भाजपा के विधायकों को क्या क्या पैसे दिए मुझे पता है। तो देखा आपने राजस्थान में बगावत और कर्नाटक में आफत। कांग्रेस की इस कलह की क्या होगा अंजाम, 2024 के नतीजों पर इसका कितना पड़ेगा असर, इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है खास मेहमान। हमारे साथ स्टूडियो में है कमलाकर त्रिपाठी जो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, वहीं बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता होंगे पार्टी के संकीर्ता, वहीं राजनीतिक विश्लेषक समीर चौगांवकर भी हमारे साथ होंगे और वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर भी इस चर्चा में हमारा साथ देंगे। मेरा पहला सवाल कमलाकर जी आपसे है
वैसे तो आईएनसी का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल कांग्रेस, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आईएनसी का जो फुल फॉर्म होना चाहिए वो होना चाहिए आई नीड चेयर, मुझे कुर्सी चाहिए। क्योंकि जिस तरह के हालात राजस्थान में बन रहे हैं और जिस तरह के हालात जो कर्नाटक में हम लगातार देख रहे हैं, क्या उसके बाद आईएनसी का फुल फॉर्म आई नीड चेयर होना चाहिए? प्रखर भाई, बेसिक चीज ये है कि कुर्सी तो सबको चाहिए, और कौन कुर्सी के लिए गलत तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल पदों को तक बदनाम करता है, राज्यपाल की भूमिका पर संदेह व्यक्त किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो किस लिए था? कुर्सी के लिए। मध्य प्रदेश से लेकर के, महाराष्ट्र से लेकर के, मणिपुर से लेकर के, गोवा से लेकर के, एक दो उदाहरण नहीं हैं जहां बीजेपी के लोग सत्ता में न आने के बावजूद तोड़ फोड़ करके कुर्सी के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त करके और कुर्सी चाहते हैं। तो कुर्सी, और जिस तरीके से ये धर्म के आधार पर विभाजन और पूरे मणिपुर जिस तरह से जल रहा है, तो बीजेपी का नाम तो भारत जलाओ पार्टी हो जाना चाहिए ना। जहां जहां ये रहते हैं या जहां जहां इनको सत्ता हासिल करने का रहता है, तो ये रेडिकल पोलराइजेशन के लिए इस तरह की चीजें करते रहते हैं। तो बेसिक चीज ये है, सत्ता में आने के बाद एस्पिरेशंस होना कोई खराब चीज नहीं है। और आपके भारतीय जनता पार्टी में जेपी नड्डा से लेकर के और तमाम लोग एस्पिरेंट हैं। हमारे यहाँ कर्नाटका में ही जगदीश शेट्टर साहब स्विच ओवर किए, तो क्यों किए? वो जान रहे थे कि बीजेपी की नैया डूब रही है। तो बेहतर तरीका है, हर व्यक्ति राजनीति जो कर रहा है वो सत्ता में रहना चाहता है, और जो भी मेहनत करता है वो पावर में आना चाहता है, पद चाहता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप देखिए कितना सिस्टमेटिक है। सारे विधायकों ने एक स्वर से कर्नाटका में हाईकमान को ऑथराइज कर दिया कि वो जो डिसीजन लेंगे वो उनको मंजूर है। थोड़ा सा बीच में टोकूंगा, लेकिन वो पोस्टर और बैनर लेकर तो खड़े हुए थे अपने अपने नेता का नाम लेके, भले ही गुप्त रूप से मतदान किया हो, लेकिन हमने देखी वो तस्वीरें सारे चैनलों के अंदर दिखाई दी हैं। आप अपनी बात पूरी कीजिए। अच्छा, एक बात बताइए प्रखर भाई, राजनीति है, आदमी अपने सपोर्टर्स का वो तो करता ही है। मैं क्या कह रहा हूं, जो भी सपोर्टर्स हैं, हर व्यक्ति के सपोर्टर्स अपने अपने हैं, लेकिन हाईकमान में सबको विश्वास है। सबने एक मत में, हमारे ऑब्जर्वर्स थे, सुशील शिंदे साहब थे, रणदीप सुरजेवाला साहब थे, दीपक बावरिया जी थे, इन सारे लोगों की मौजूदगी में सारे लोगों ने एक स्वर में खड़गे साहब को अधिकृत किया। जी, सवाल यह है कि जब जनता इतना विश्वास जिताती है, जिस तरह का विश्वास कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस में दिखाया है, उसके बाद जब ये सब चीजें होती हैं, सत्ता के लिए जिस तरह का संघर्ष होता है, तो क्या ये गलत मैसेज नहीं जाता है? कोई सत्ता, एक राज्य की कहानी नहीं है, कांग्रेस के कई राज्यों की। ये सत्ता का संघर्ष ही नहीं है प्रखर जी, सत्ता तो आ चुकी है। सत्ता का संघर्ष तो उसके पहले था। बैठने का एक मिनट, बात पूरी हो जाने दीजिए। जनता ने कांग्रेस की नीतियों को वोट किया। जनता ने जो भ्रष्टाचार, भय भूख भ्रष्टाचार का जो माहौल फैलाया जा रहा था, उसके खिलाफ वोट किया। जनता ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या हथकंडे नहीं अपना लिए। हमको गालियां दी गई, तो केरला स्टोरी रिलीज कर रहे हैं, तो बजरंग दल को बजरंग बली से कंपेयर कर रहे हैं, सारे हथकंडे अपना लिए। लेकिन जनता ने कांग्रेस के विकास के एजेंडे को, एक मिनट, विकास के एजेंडे को वोट दिया, कांग्रेस को वोट दिया। अब अलग अलग जगहों से प्रतिनिधि चुन करके आते हैं, और उसके बाद उन्होंने किसी के एक व्यक्ति के नाम पर वोट नहीं दिया। वहां तो मोदी जी के नाम पर वोट मांगे जा रहे थे, उनके पास तो नेता भी नहीं था, और मोदी जी के नाम पर क्या वोट मिले हैं वो पता चल गया। तो बेसिक चीज ये है कि कांग्रेस को जनता ने उसकी नीतियों में, और अभी आपने दिखाया, सुरजेवाला साहब का बयान भी दिखाया कि उन्होंने सचिन पायलट और उन्होंने क्लियरली क्या कहा। अभी कर्नाटका पे बात हो रही है, राजस्थान में लगता है कि आपने काफी बोल लिया है, आपने काफी आरोप लगा लिए, आरोपों के जवाब भी लेना चाहिए। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता टी संकीर्ता भी मौजूद है। टी संकीर्ता, आपने भी सुना होगा कमलाकर जी को, आपका इस बारे में क्या कहना है? क्योंकि आप ऑलरेडी चुनाव हार चुके हैं कर्नाटक में, अब कांग्रेस के अंदर कुछ भी चल रहा है, इसे लेकर इतनी चिंता बीजेपी को या किसी और को क्यों होना चाहिए? देखिए, पहला चीज तो मैं कांग्रेस का पक्ष के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि कर्नाटका का जनता उसको एक पीपल मैंडेट दिए है, संपूर्ण बहुमत का सरकार रचने का एक मौका दिया। थैंक यू। उसका संपूर्ण इस्तेमाल करे, और जो 5 गारंटी है उन लोगों ने बोला है, 5 गारंटी वो तुरंत
उसका मुख्यमंत्री का नाते कोई उम्मीदवार होगा उसको चुनकर वो मुख्यमंत्री बनाकर उसके बाद ये पहला कैबिनेट में वो जो पांच भरोसा है, 5 गारंटी है उन्होंने घोषणा की, वो ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं वो लोगों के पास जाना चाहिए, क्योंकि कर्नाटका का जनता अभी इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने के लिए तैयार नहीं है। कर्नाटका का महिला लोग 2000 के लिए इंतजार कर रहे हैं, कर्नाटका का महिला बस में फ्री जाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। ये सभी उसका घोषणाएं है, उसको तय करना और उसको इंप्लीमेंट करना, ये हमारा आग्रह है कांग्रेस पार्टी के लिए। और दूसरा चीज मैं कांग्रेस से ये पूछना चाहता हूं, क्यों सिद्धरामैया और क्यों वो इतना आरोपित व्यक्ति डीके शिवकुमार, अब आपको मुसलमान लोगों ने पूरा इकट्ठा होकर 90% मुसलमान लोगों ने आपको वोट दिए हैं, क्यों एक मुसलमान मुख्यमंत्री नहीं बना सकते कांग्रेस का कर्नाटका का लोग? क्यों दलितों में आप 30 से ज्यादा सीट दलितों के लोग जीते हैं, क्यों दलितों को इकट्ठे होकर आपको सत्ता दिया है, क्यों दलित मुख्यमंत्री नहीं बना सकते? क्यों सिद्धरामैया और डीके के ऊपर उसका पीछे भाग रहे? आप ये भी सोचिए ना, एक दलित मुख्यमंत्री बना लो, नहीं तो एक मुसलमान मुख्यमंत्री बना लो, ये भी आप सोच लो। ये देखकर आपको कर्नाटका का जनता जो आपका सपोर्ट में है उसको भी एक मौका दो। अच्छा, हम हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, समीर चौगांवकर हमारे साथ हैं। समीर चौगांवकर, जो अभी आज जो दिन भर बयानबाजी डीके शिवकुमार के खेमे से और किस तरह से जो दोनों तरफ से होता रहा है, सिद्धरामैया के खेमे से जिस तरह से आज बयानबाजी होती रही, तो सिद्धरामैया ने ये कहा कि ज्यादातर विधायक मेरे साथ हैं और मुझे मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, कि इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा। और वहीं डीके शिवकुमार ये कह रहे हैं कि मैं एक फाइटर की तरह चुनाव लड़कर मैंने कांग्रेस को जिताया। मतलब कांग्रेस को जिताने का श्रेय दोनों नेता अब इस वक्त ले रहे हैं। आपको लगता है किसका पलड़ा भारी होगा, और कांग्रेस का जो एक अंदर जो घमासान मचा हुआ है उससे क्या बाहर संदेश जा रहा है? देखिए, कांग्रेस के अंदर जो घमासान बचा हुआ है कोई नई बात नहीं है प्रखर जी। कांग्रेस में हमेशा होते आया है कि जब भी मुख्यमंत्री की बात होती है या किसी बड़े पद की बात होती है तो आपस में लड़ते हैं। आप देख लीजिए अभी पंजाब में क्या हुआ था, अमरिंदर सिंह को जब मुख्यमंत्री पद से हटा रहे थे तो कितना झगड़ा हुआ। अमरिंदर सिंह ने पार्टी छोड़ के चले गए, भाजपा में चले गए। अब उसके बाद आप देखिए क्या हुआ, जो मुख्यमंत्री बने चरणजीत सिंह, उनके और नवजोत सिंह सिद्धू का पंगा कितना लंबा चला, झगड़ा कितना चला, सबको मालूम है। तो किसी भी ऐसा नहीं है। आप देखिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जब अशोक गहलोत को बनाने के लिए कहा गया तो अशोक गहलोत से मुख्यमंत्री का पद छूटा नहीं, पार्टी के अंदर विद्रोह की स्थिति हो गई क्योंकि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाना है। तो मुझे लग रहा है कांग्रेस का हाईकमान इतना बेसिकली इतना कमजोर हो चुका है कि उसका अपने नेताओं के ऊपर नियंत्रण नहीं है। और जो क्षेत्रीय क्षेत्र पे वो पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व बहुत बुरी तरीके से हावी हो चुके हैं। मुझे लग रहा है इसका खामियाजा कांग्रेस को हर जगह भुगतना पड़ रहा है। सत्ता में आप आ गए हो, आप चुनाव जीत गए हो, 135 विधायक आपके पास आ चुके हैं, लेकिन आपकी स्थिति ऐसी है कि आज आप एक बैठक में मुख्यमंत्री का चुनाव सर्वसम्मति से नहीं कर सकते। पार्टी हाईकमान को दिल्ली में बुलाना पड़ता है। डीके शिवकुमार बेंगलोर में बैठ के, लेकिन समीर, आप जो बात कह रहे हैं पार्टी हाईकमान पर आप दोष दे रहे हैं, लेकिन बात तो ये भी मतलब हाईकमान कंट्रोल नहीं कर पाता, आप एक तरह से बात कहना चाह रहे हैं। लेकिन हमने अगर गुलाम नबी आजाद की अभी जो आत्मकथा आई थी उसको जिसमें पढ़ा था तो असम में जो हुआ था पूरी कहानी उन्होंने बताई थी। तो कई बार हाईकमान विधायकों की इच्छा के खिलाफ भी कांग्रेस में जो है नेता थोप देता है और इसका खामियाजा भी पार्टी को भुगतना पड़ता है। देखिए, अगर हाईकमान अगर बहुत दबंग लीडर हो, पार्टी को बहुत संगठित लेके चले, लोकप्रिय नेता हो, वोट दिलाने की ताकत रखता हो, तो हाईकमान विधायकों की इच्छा के खिलाफ जाके भी आप किसी को नेता बना सकता है। भारतीय जनता पार्टी में आपको से कई उदाहरण मिल सकते हैं जहां पर विधायकों की राय नहीं रही होगी, पार्टी ने पार्टी का हित देखते हुए किसी और को मुख्यमंत्री बनाया होगा और पार्टी ने सारे विधायकों ने और कार्यकर्ताओं ने स्वीकार किया होगा। भारतीय जनता पार्टी के अंदर कभी भी आपने देखा होगा कि अनुशासनहीनता की बात नहीं आती। गुजरात में पूरा मंत्रिमंडल बदल डाला मुख्यमंत्री के साथ, किसी ने कोई विरोध नहीं किया। अब मुझे बताइए, उमा भारती का प्रकट देख लीजिए, एक बैठक में उमा भारती ने अटल बिहारी आडवाणी जी की बैठक में अपशब्दों का प्रयोग किया था, पार्टी के खिलाफ बोला था, तुरंत पार्टी से बाहर कर दिया गया था। शंकर सिंह वाघेला के साथ भी यही हुआ था, शंकर सिंह वाघेला के साथ भी यही हुआ था, कल्याण सिंह के साथ भी यही हुआ था। बिल्कुल, आप भारतीय जनता पार्टी में एक बार इतनी चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतती, कभी कोई कहता है क्या कि मैं मुख्यमंत्री का दावेदार हूं और मेरे साथ इतने विधायक और मैंने इतना काम किया? कभी कोई समीर, मैं रोकना चाहूंगा, हमारे साथ शेखर अय्यर भी हैं। शेखर अय्यर साहब, अभी थोड़ी देर पहले अधीर रंजन चौधरी का एक बयान आया और बड़ा विचित्र सा बयान। उन्होंने कहा है कि हम कर्नाटक को दूसरा राजस्थान नहीं बनने देंगे। तो क्या कर्नाटक दूसरा राजस्थान बन रहा है और क्या कर्नाटक में दूसरा सचिन पायलट भी तैयार हो जाएगा? देखिए, ऐसा समय गुजर रहा है कांग्रेस। देखिए, कर्नाटक में जीत हुई है, अच्छी जीत हुई है, और चुनाव के लिए उन्होंने जितना अंदर इंटरनल फाइटिंग था उसको किसी तरह सीज फायर कर दिया था। जो सीज फायर यूक्रेन में नहीं हुआ, यहाँ पे हो गया था। और ये भी दिखाया गया कि
भाई सब मिलजुल कर लड़ रहे हैं। और ये पहली चुनाव है जहां कांग्रेस नेता खून के, दो बड़े नेता कह रहे थे आई एम एन एस्पिरेंट चीफ मिनिस्टर, डीके शिव कुमार भी कह रहे थे और सिद्धरामैया भी कह रहे थे कि आई एम चीफ मिनिस्टर, मतलब आई एम एस्पायर कर रहा हूं। तो ये एक अपने आप में एक अलग है और दोनों लीडर्स की बहुत कंट्रीब्यूशन भी है। और इतना समय है कि जब कांग्रेस हाईकमांड कमजोर माना जाता है, अगर कमजोर भी हो फिर भी उनकी हैसियत कभी नहीं हुई है। इसीलिए आज फैसला होगा कि राहुल गांधी किसको चाहते हैं वहां पे, और प्रियंका गांधी जी की भी कोई विचार हो या गांधी, जो फाइनल वर्ड होगा राहुल गांधी जी का। और मुझे जो लग रहा है कि वो लगभग तय हो चुका है कि कर्नाटक में किसको मुख्यमंत्री बनना है, लेकिन डीके शिव कुमार लगातार आपको क्या लगता है कौन मुख्यमंत्री बन सकता है? सिद्धरामैया बनेंगे, इस पे कोई और वजह क्या है अगर सिद्धरामैया बनेंगे तो? बनेंगे इसीलिए बनेंगे क्योंकि वो माने जाते हैं एक स्ट्रांग लीडर है, पहले भी मुख्यमंत्री रहे और कांग्रेस हाईकमांड जो चाहते हैं वहां पे किए। पिछले 5 साल हमने देखा, जब वो 13 से 18 तक थे तब वो किए उन्होंने। और इस चुनाव में जो समीकरण, जो सोशल इंजीनियरिंग हुआ, जो जिसको आइंदा के नाम पे कहा जाता है, जिस तरह अलग अलग ओबीसी वर्ग, माइनॉरिटीज, आदिवासी, ये सिद्धरामैया का पेटेंट है। लेकिन साथ में डीके शिव कुमार का रोल भी कम नहीं है, क्योंकि वो केपीसीसी कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने तब से टंज ले लिए थे ऐसा समय में, क्योंकि उनका कहना था भाई सिद्धरामैया के नाम पे तो आपने चुनाव हारे 2018 में। कुमारस्वामी जेडीएस के साथ मिलजुल की सरकार जो एक। अच्छा, आपको क्या लगता है कि दो साल और 3 साल के फॉर्मूले की बात हो रही है कि 2 साल सिद्धरामैया रहेंगे, उसके बाद जो है वो 3 साल के लिए डीके शिव कुमार रहेंगे, क्या ये संभव है? और क्या 2 साल बाद सिद्धरामैया जिस तरह के राजनीतिज्ञ हैं तो क्या वो कुर्सी छोड़ देंगे? क्या इसका भरोसा शिव कुमार करेंगे? नहीं, सिद्धरामैया क्लियर कह रहे हैं कि मुझे पहले, क्योंकि वैसे मैं रिटायर, ये मेरा लास्ट आखिरी चुनाव था, मुझे 2 साल मुझे पहले दे दीजिए और उसके बाद डीके शिव कुमार ले ले। लेकिन इस वक्त तक डीके शिव कुमार उसको मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनका कहना था जब 2013 में सरकार बनी थी तब भी उनको सिद्धरामैया ने वेटिंग में डाल दिए थे। 6 महीना वो मंत्री नहीं बने थे, वेटिंग में थे। उसके बाद में सरकार में शामिल हुआ, फिर उनको इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो दिया गया। इस बार भी उनको कहा जा रहा है आप एनर्जी ले लीजिए, इरिगेशन ले लीजिए, जो माना जाता है बड़ा मलाईदार पोर्टफोलियो से। उनको कहा जा रहा है कि क्योंकि डीके शिव कुमार का जो भूमिका है धनराशि जुटाने में, इस चुनाव के लिए, भारत जोड़ो यात्रा के लिए, सारे के लिए धनराशि जुटाने में डीके शिव कुमार की बहुत बड़ी भूमिका है। इसीलिए गांधी परिवार को भी लगता है भाई इनको कुछ मिलना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम वक्त एक ब्रेक का हो रहा है शेखर अय्यर जी, हम यहां पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे राजस्थान की बगावत की। Indian Maritime University brings you the most prestigious and adventurous career in merchant navy and marine engineering with world-class infrastructure and sprawling campus at 6 locations. It's not just a career but an ocean of opportunities. Indian Maritime University, a central university recognized by Government of India. Admissions open for 2023 to 24. सर, आप किस एज में रिटायर हुए थे? 39। सोच रहा था काश मेरी भी रिटायर्ड लाइफ आप जैसी हो। उसके लिए मैदान में उतरना पड़ेगा। उतरूंगा ना सर। अरे भाई यहाँ नहीं, म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। म्यूचुअल फंड्स? हर महीने इन्वेस्ट करो, फ्यूचर की तैयारी करो। करोड़ों लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और देश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सही है सर। तो आ जाओ मैदान में। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। चाचा 안녕하세요, 적박도상 지저도. 양요 선저기 땅바. yanına dilas pençan yongo ekmendo kuzaktan yulfer zergi yongo.
तो दो टूक में एक बार फिर आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं कर्नाटक में आफत और राजस्थान में बगावत कांग्रेस के लिए। और हमारे साथ हैं खास मेहमान। हम बात करेंगे कमलाकर त्रिपाठी से जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। कमलाकर जी, हम ब्रेक से पहले जो बात कर रहे थे वो कर्नाटक की कर रहे थे और अब राजस्थान से भी कांग्रेस के लिए कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। आपने अभी बयान सुने होंगे राजेंद्र सिंह गूढ़ा जो मंत्री हैं गहलोत सरकार में, और उसके पहले आपने वरिष्ठ नेता सचिन पायलट का भी बयान सुना कि किस तरह से बागी तेवर कांग्रेस के सामने आ रहे हैं। तो राजस्थान में जो कांग्रेस की बगावत है, क्या लग रहा है कि अब सचिन पायलट कांग्रेस से, आपकी पार्टी से पूरी तरह से अलग हो चुके हैं, उन्होंने अपना एक अलग रास्ता चुन लिया? प्रखर भाई, पहले तो मैं संकीर्ता जी की पिछली बात को कुछ कोट करना चाहूंगा जी। 5 जो हमने दिए हैं, वादे किए हैं, वो पूरी करने के लिए हम पूरी तरह से सक्षम हैं संकीर्ता जी, और करेंगे। हम आपकी तरह वादा खिलाफी नहीं करते, जुमलेबाजी नहीं होती है वो, है ना। तो इसलिए आप उस बारे में निश्चिंत रहिए। और ये हिंदू मुसलमान से ऊपर उठ जाइए, जातियों से ऊपर उठ जाइए, क्यों अभी तक इसमें फंसे हुए हैं महाराज? अभी आपने हश्र देख लिया, बजरंग बली ने बजरंग बली ने कालनेमी को उठा करके, मेरा बात नहीं है, एक मिनट, बजरंग बली ने कालनेमी को उठा करके पूंछ में बांध करके धड़ाम से पटक दिया है। तो इसलिए अब इन चीजों को छोड़ दीजिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब प्रखर भाई, मैं राजस्थान पे आ जाता हूं। राजस्थान जो है वो ये इतना अच्छी मिसाल है। आप ये सोचिए, इनर पार्टी डेमोक्रेसी किसको कहते हैं? मतलब ये अच्छी मिसाल है कि मुख्यमंत्री अपने एक वरिष्ठ नेता को गद्दार कहे, निकम्मा कहे, वो कहे कि आप सत्ता की मलाई चाट रहे हो। बहुत अच्छी मिसाल है। वो जिस समय की बात हो रही थी, एक मिनट, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। आजकल हर राजनीतिक चर्चा में यही शेर सुनाया जा रहा है। एक मिनट, अभी वरिष्ठ पत्रकार साहब और तमाम लोग जो है कोट कर रहे थे, मैं वो समय भूला नहीं हूं जब शंकर सिंह वाघेला जी 23 विधायकों को लेकर के केशुभाई पटेल की सरकार में भाग गए थे, खजुराहो चले गए थे। ठीक है, ओम बिरला और वसुंधरा राजे के बीच की खींचतान सब लोग वाकिफ हैं। अभी महाराष्ट्र में जब भाजपा सरकार बनने की बात हो रही थी तो देवेंद्र फडणवीस लगातार अपना दावा प्रस्तुत कर रहे थे, उधर नारायण राणे कर रहे थे, और भी एस्पिरेंट्स। आला कमान से फोन आया देवेंद्र फडणवीस को और वो मान गए। उसके कई लोगों ने तारीफ भी करी, और कांग्रेस के लोगों ने भी तारीफ करी कि इस तरह की एक अनुशासन होना चाहिए। फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि आप बाकी जो उदाहरण दे रहे हैं, मैं उसमें नहीं बोल रहा, आप बाकी उदाहरण सही दे रहे हैं। फडणवीस को अभी तो आप यूपी में इसके पहले वाली जब योगी की सरकार थी, मनोज सिन्हा जी बेचारे बनारस में जाके काल भैरव कर लिए थे। लेकिन आपने बयानबाजी तो नहीं देखी। अरे बयानबाजी, योगी सरकार के 80 विधायक, सचिन पायलट जो कर रहे हैं सर, योगी सरकार के ऐसा बनता है किसी और पार्टी में होता तो उनको अभी तक बर्खास्त कर दिया गया होता, निष्कासित कर दिया किया। यही मैं कह रहा हूं। जिस तरह से वो ये तो तानाशाही है, ये तानाशाही नहीं, अनुशासन भी, और अनुशासन होना भी कोई एक चीज। राहुल गांधी जी ने इसी बात को कहा था कि हमारे यहाँ डिक्टेटरशिप नहीं है। आज के समय में ये दो जो जोड़ी है, उसके खिलाफ कोई बोल सकता है क्या? जी समीर, आप बताइए, कोई बोल सकता है? जो बोलता है वो कहां चला जाता है? गद्दार, निकम्मा, इस तरह की भाषा भी एक दूसरे वरिष्ठ नेता एक दूसरे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप प्रजातंत्र कहते हैं? नहीं, इसमें किसी को गद्दार कहना, किसी को निकम्मा कह देना। हमने तो सचिन पायलट जी के लिए के मुंह से एक बार भी नहीं सुना इस तरह की कोई सत्ता की मलाई चाट रहे हैं अपने मुख्यमंत्री के लिए कहना। ये थोड़ी देर पहले ही बोला है, इसको क्या कहेंगे? जी समीर, आप कुछ कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस के प्रवक्ता अगर बोल रहे हैं कि अगर ये पार्टी के अंदर प्रजातंत्र की मिसाल है, तो मुझे लगता है कि भगवान ही मालिक है ऐसे कांग्रेस पार्टी का कि जहां मुख्यमंत्री अपने पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष को निकम्मा, गद्दार बोले, पूरी पार्टी के विधायक इस्तीफा दे दे के अशोक गहलोत अध्यक्ष नहीं बनेगा, सचिन पायलट मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, पार्टी आला कमान को शर्मिंदा होना पड़ता है, केंद्रीय पर्यवेक्षक जो आते हैं उन्हें बदतमीजी की जाती है, जो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बने मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके संग कैसा व्यवहार होता है। मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को यह बात बहुत बेहतर तरीके से समझना चाहिए कि पार्टी का अनुशासन कैसा होता है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन देख के वो सीख सकते हैं कि एक राजनीतिक दल कैसे आपसी सामंजस्य के साथ और कैसे राजनीतिक शुचिता के साथ काम करता है। आज राजस्थान के अंदर, मैं तो राजस्थान पत्रिका में रहा हूँ, 8 साल मैंने राजस्थान पत्रिका को कवर किया है। राजस्थान को मैं बहुत बेहतर तरीके से जानता हूँ, और अशोक गहलोत और सचिन पायलट से दोनों से मेरे व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे रहे। मैं राजस्थान की जो हालत है, आप मुझे बताइए, जब से सचिन पायलट को के जगह अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया, उसी के दिन से दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया था।
आज तक उसका समस्या नहीं निकला। आप सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष वापस नहीं बना सके। अब बना दे तो सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष की, अशोक गहलोत अगर मुख्यमंत्री है तो सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे। मतलब निर्णय पार्टी का हाईकमान नहीं ले पाया। सचिन पायलट के अंदर बहुत ज्यादा धैर्य है, इसके कारण पार्टी इतनी टिकी रही है। और क्योंकि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, विधानसभा चुनाव, वैसे वैसे पायलट का सचिन पायलट बहुत जवाब नाउमीद हो चुका हूं। अब मैं नाउमीद हो चुका हूं और मुझे अपना निर्णय लेना पड़ेगा। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उनके पिताजी की पुण्यतिथि आती है 12 जून को, शायद 11 है 12 जून को, उस दिन वह कोई बड़ी घोषणा राजस्थान को लेकर कर सकते हैं। ठीक है, ठीक। संकीर्तन साहब, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, हमारा कांग्रेस का प्रवक्ता ने बोल रहा था हम पांचों घोषणा जरूर हम करेंगे। ठीक है, वो तो अच्छा बात है, क्योंकि वो डाउट हमारे लिए और कर्नाटक की जनता में क्यों है, क्योंकि 2013 से लेकर 2018 तक कांग्रेस का संपूर्ण बहुमत का सरकार थे। वो बहुत ही घोषणा किए थे, वो घोषणाएं रह गई, लोगों तक नहीं पहुंच पाया। उसके लिए कर्नाटक का जनता संपूर्ण बहुमत का सरकार लेकर उसको 79 सीट्स तक गिराया। ये है उसका लाभ। और जब तक राजस्थान का बात आते हैं, अभी 4.5 साल होकर कांग्रेस उसका अवधि खत्म होने वाला है। अभी तक उन्होंने पहले बार घोषणा की थे लोग किसानों का कर्जा माफ किया जाए। वो किसानों का कर्जा तो माफ तो छोड़ दो, 22,000 किसानों का जो कर्जा ने नहीं रिपे किया, उसका जमीन को कब्जा करने का काम राजस्थान सरकार ने किया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आरटीआई का रिप्लाई है, वो भी देख सकते हैं उसको। ये है ऐसा उनका नेता बोला ना, राधीर रंजन चौधरी, हम कर्नाटक को राजस्थान जैसे नहीं बनने देंगे। ये भी हम भी वही बात से सहमत है। उसको ऐसा नहीं करना, जो घोषणा की है, 5 गारंटी दी है, उसको करना चाहिए कर्नाटक में। उसका इंप्लीमेंटेशन कर्नाटक में होना चाहिए। और हाईकमांड का बारे में बात कर रहा था, उसका हाईकमांड अभी कमजोरी हुआ है, क्योंकि इटली से उसका नेता आया है। और उससे पहले ये कर्नाटक का जनता ये भी नहीं भूलेंगे, जब वीरेंद्र पाटिल कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, उसको एयरपोर्ट में मर्सीलेसली निकाला गया था। ये लिंगायत लोग, कर्नाटक का लिंगायत लोग और कर्नाटक का जनता भूल नहीं पा सकते। ऐसा था उसका हाईकमांड। भूल नहीं पाए, चल गए दो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार है, अभी उसके ऊपर ही लड़ाई चल रहा है। ये तो अभी से नहीं, 2018 से लड़ाई चल रही है उन दोनों के बीच में। लेकिन संकीर्ता साहब, जब आप कांग्रेस के अंदर जो लड़ाई चल रही है, तो आपको अपना घर भी देख लेना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर दीपक जोशी एक बड़े नेता थे, पूर्व मंत्री थे, और पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे हैं, उन्होंने भी हाल में ही पार्टी छोड़ दी है। वहीं अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो नंद कुमार साय, जो बहुत बड़े आदिवासी नेता, उन्होंने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की खबरें तो बीजेपी से भी आती हैं सामने। देखिए, कर्नाटक हो या छत्तीसगढ़ हो, कोई राज्य हो, भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड एक ही है। जो भारतीय जनता पार्टी का विचारधारा मानकर पार्टी में आएगा, हम उसको स्वागत करेंगे। कोई को किसी को सोफिकेट हो रहा है, इधर कोई नहीं रहना चाहता है, हम कुछ को उसको बेच के भी हम चले जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है। भारतीय जनता पार्टी, हम जब भी 1000 नहीं तो 500 वोट आते थे, हम सेलिब्रेट करते थे। कर्नाटक का बात लिया तो क्योंकि मैं कर्नाटक से हूँ, सिर्फ 500 वोट आते थे, नहीं तो डिपॉजिट वापस आ तो हम सेलिब्रेशन करते थे। उधर से लेकर हम सत्ता तक चले गए, संपूर्ण बहुमत सरकार 2 बार बनी है। ऐसा है हमारा जर्नी। इस जर्नी में लेकिन दक्षिण भारत में अब बीजेपी का कोई राज्य नहीं बचा है, ये बात भी महत्वपूर्ण है। हालांकि हमारे साथ शेखर अय्यर भी है। शेखर अय्यर, अगर हम राजस्थान पर गौर करें, और आज जिस तरह की एक जनसभा करी जिसमें 14 विधायक गहलोत कांग्रेस के शरीक हुए, जिसमें गहलोत सरकार के 2 मंत्री भी थे, और इनमें से एक मंत्री राजेंद्र सिंह गुलार ने तो ये तक कह दिया, जो आपने सुना होगा, कि ये सरकार गहलोत और वसुंधरा राजे की मिलीजुली सरकार है। और उन्होंने ये तक कह दिया कि गहलोत ने करोड़ों रुपए देकर बीजेपी के नेताओं विधायकों को खरीदा है और उसके बाद ये सरकार बची है। तो क्या आप इसको कांग्रेस का प्रजातंत्र मानते हैं या अनुशासनहीनता मानते हैं? प्रहर जी, ये तो कांग्रेस की क्राइसिस है। ये बहुत बहुत बड़ा क्राइसिस है, जिस क्राइसिस का कारण यही है कि जो आश्वासन दिया गया था गांधी परिवार की तरफ से, कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से, जो आश्वासन दिया गया कि कुछ समय के बाद अशोक गहलोत जी इस्तीफा दे, मतलब हट जाएंगे और आप मुख्यमंत्री बनेंगे, वो आज तक वो प्रॉमिस, जो मेरे ख्याल जिस समय ये अपने विधायक को लेकर गए थे, हरियाणा जा गए थे, फिर उस समय प्रियंका गांधी जी से बातचीत हुई थी, उसके बाद उन्होंने फिर मामला फिर ये हुआ, और उसका नतीजा ये हुआ, इनको प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया।
और लगातार ये हो रहा था कि भाई कर देंगे कर देंगे कर देंगे। फिर बात आई अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष बनने की बात आई, लेकिन गहलोत जी चाहते थे कि दोनों पद पे रहे, मुख्यमंत्री भी रहे और ये भी रहे। और आज स्थिति ये हुआ है जहां पर आज सचिन पायलट क्या कह रहे हैं कि ये मेरी जिम्मेदारी बन गई है, क्योंकि मैंने ही राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष के नाते पूरा राजस्थान टूर किया, लोगों को मैंडेट ले आया। और वो तो पूरा श्रेय ले रहे हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई है राजस्थान में तो सिर्फ उनकी बदौलत आई है। नहीं, वो कह रहे हैं कि हम तो भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करेंगे करके आश्वासन दिया था, वो आज तक फुलफिल नहीं हुआ है। और आज समझ आ रहा है वो क्यों फुलफिल नहीं हो रहा है। इसका मतलब अशोक गहलोत और वसुंधरा जी और उनके मंत्री सारे सब मिले हुए हैं। तो ये बड़ा अभियोग है, ये कोई नर पार्टी डेमोक्रेसी नहीं है। इसका अर्थ यही है, चुनाव से ठीक आप 7-8 महीना पहले अगर इस तरह की चीजें हो रही है, मुझे लगता है कि बड़ी क्राइसिस है। और ये क्राइसिस मैं नहीं कह रहा हूं कि कर्नाटक में होगा, क्योंकि कर्नाटक में सिद्धारमैया ने, आपके डीके शिव कुमार ने बीच में एक स्टेटमेंट आया था उनका कि मैं सचिन पायलट नहीं हूं। इसका मतलब क्या है कि मुझे कोई आश्वासन दिया जाए और आश्वासन उसको कुछ फुलफिल ना हो, मैं मतलब आई कैन नॉट टॉलरेट इट। तो इसका मतलब देखिए, जहां पे जो आपने सवाल उठाया उस पर हम कमलाकर त्रिपाठी से उनका व्यू जान लेते हैं। कमलाकर त्रिपाठी, जो बात बार बार निकलकर सामने आ रही है वो ये निकलकर आ रही है कि कांग्रेस में हर राज्य में कहीं ना कहीं ओल्ड गार्ड वर्सेस यंग गार्ड के बीच में एक लड़ाई चलती दिखाई दे रही है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो हमने मध्य प्रदेश में देखा किस तरह से कमलनाथ और सिंधिया के बीच में हुआ। राजस्थान में हम देख रहे हैं किस तरह से गहलोत और सचिन पायलट के बीच में हो रहा है। पंजाब में भी हमने देखा कैप्टन और सिद्धू के बीच किस तरह से सियासी तलवारें खींची। तो करीब करीब यंग वर्सेस ओल्ड वाला जो लड़ाई है वो हमेशा कांग्रेस के अंदर नजर आ रही है। क्या ये एक बड़ी समस्या नहीं है कांग्रेस के लिए? इसका निपटारा नहीं करना चाहिए भाई? पॉलिटिक्स में एस्पिरेशंस क्लैश करते हैं, सब जगह करते हैं। आप कहां, कर्नाटक में ही येदुरप्पा जी को आप भूल जाते हैं क्या? क्या कितना बड़ा नाटक हुआ था, यहां तक कि उन्होंने अपने एक विधायक को झापड़ तक मार दिया था। उस समय इतने ऑब्जर्वर्स आए थे, ये हुआ था वो हुआ था, कि कितना वो चला था। देखिए, पॉलिटिकल एस्पिरेशंस क्लैश करना राजनीति में बहुत नॉर्मल सी चीजें हैं। हर आदमी को लगता है, जो भी मेहनत करता है। सचिन जी प्रदेश अध्यक्ष रहे, उन्होंने मेहनत की थी। उनको गहलोत साहब उसके पहले सीएम भी रहे थे, उन्होंने भी मेहनत की थी। हर आदमी के अपने फॉलोअर्स होते हैं, हर आदमी का अपना वोट बैंक होता है, हर आदमी की पर्सनालिटी के अपने ट्रेट्स होते हैं। और इसमें कोई भी मुझे ऐसा तो नहीं होता है कांग्रेस के अंदर जो बार-बार जो बगावतें होती हैं, जो हम देखते हैं कि विवाद होते हैं, उसकी वजह ये तो नहीं है कि गलत तरीके से हाईकमान जो है, और खासकर गांधी परिवार जो है वो गलत वादे कर लेता है, या जैसे कि सिंधिया के मामले में माना गया, या शायद सचिन पायलट के केस में माना जाता है। हेमंत विश्व शर्मा के साथ जो हुआ था कि उनके पास विधायकों का बहुमत था, गुलाम नबी आजाद ने पूरा 2-4 दिन की जो पूरी कहानी थी विस्तार के साथ अपनी आत्मकथा में लिख दी है, और उसका कोई खंडन राहुल गांधी की तरफ से उस पूरे घटनाक्रम को लेकर नहीं आया। इसलिए मानते हैं कि जो गुलाम नबी आजाद ने लिखा है वो सच ही लिखा होगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी इस तरह की स्थितियां संभालने में नाकाम हो जाते हैं? देखिए, और ये लगातार हो रहा है। आप बीजेपी के बहुत सारे आपने उदाहरण गिनाए, लेकिन बीजेपी में हुए हैं। हमने भी चर्चा की, अभी हमने कल्याण सिंह जी की चर्चा करी, हमने शंकर सिंह वाघेला की चर्चा की, हमने अभी और भी चर्चाएं की, लेकिन ये उतने केस नहीं होते जिस तरह से कांग्रेस में आता है। ऐसा लगता है कांग्रेस के डीएनए के अंदर ये मौजूद है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बात समझिए, अभी आप गुलाम नबी साहब का नाम ले रहे थे। गुलाम नबी साहब कहां किन किन पदों पर नहीं रहे। अब कौन सा आदमी किस इंटरेस्ट में कहां पर क्या कर रहे हैं, वो बहुत बड़े लोग हैं। मैं ये भी तो हो सकता है कि बार बार वो एक बात कह रहे थे, अपनी बात पार्टी के हित में कह रहे थे, लेकिन वो अनसुनी हो रही थी। प्रखर भाई, बात तो सुनिए। पार्टी फोरम पे बात करना और पार्टी से बाहर जाकर के बात करने में अंतर हो जाता है। चीजों में बहुत सारा, और जैसे सिंधिया जी वाली घटना हुई, और भी 1-2 घटनाएं हुई, तो जिसको कहते हैं ना कि उत्तर प्रदेश की, एक पूर्वी उत्तर प्रदेश की कहावत है कि रोए के रहली अखिए खुदा गईल। तो वो चीज होती है, लोगों के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट कहीं और पल रहे होते हैं। कुछ कहीं पे हाथ दबा होता है, कहीं पे गर्दन फंसी होती है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। उनके अपने पॉलिटिकल एस्पिरेशंस हो सकते हैं, उनको लग सकता है कि उनको सत्ता मिल जाएगी, जैसा कि सिंधिया जी को लगा था, लेकिन नहीं हो पाया। सीएम तो नहीं बन पाए, और जो वो थे वो तो हम उनको पहले ही बना चुके थे। अब उन्होंने क्यों किया, क्या किया, ये इररिलेवेंट है। बेसिक चीज ये है कि कर्नाटका की जनता ने
एक भ्रष्ट सरकार को, 40% वाली सरकार को पलटते हुए एक क्लियर मैंडेट दिया है, कांग्रेस की नीतियों में आस्था व्यक्त करते हुए दिया है, और कांग्रेस ने कहीं भी धर्म और जाति की राजनीति को प्रश्रय नहीं दिया। हमारी 48 घंटे के अंदर जो तस्वीरें दिखाई दे रही है उससे कहीं ना कहीं कर्नाटक की जनता को निराशा महसूस हो रही होगी। फिलहाल एकदम नहीं हो रही होगी, अभी आप देखिए। के बाद हम बात करेंगे कि जो सब घटित हो रहा है उसका 2024 की राजनीति में क्या असर पड़ेगा। तीन साल से ये दोस्त रोज इसी जगह पे मिलते हैं, कभी कभी बात भी कर लेते हैं। रिश्ते कई तरह के होते हैं और हम हर एक की अहमियत समझते हैं। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है, उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय मर्चेंट नेवी और मरीन इंजीनियरिंग में उज्जवल करियर बनाने का एक सुनहरा मौका। 6 स्थानों पर आधुनिक परिसर, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सिर्फ एक करियर नहीं, ये अवसरों का सागर है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय भारत सरकार के अधीन वर्ष 2023-24 के लिए प्रवेश आमंत्रित हैं। दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है। खबरें जो आपको दे नया नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई, ऐसी खबरें जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी। खबरें जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, हम लाते हैं आपके लिए ढूंढकर। खबर हटकर सोमवार से शुक्रवार सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं राजस्थान की बगावत और कर्नाटक की आफत की। और हमारे साथ मौजूद है 4 खास मेहमान। समीर चौगांवकर साहब, जो हम बात कर रहे थे कर्नाटक की बात की, हमने राजस्थान की बात की, और सचिन पायलट एक आज बड़ा कैरेक्टर उभर कर सामने आए, क्योंकि आज जिस तरह का उन्होंने एक फायरी स्पीच अपनी यात्रा खत्म होने के बाद दी है, वो कई बातों की तरह संकेत दे रही है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आपने बात की थी कि कुछ वो 12 जून या 11 जून को एक बड़ा कदम उठा सकते हैं, फिलहाल तो ये कहा जा रहा है कि पायलट का जो विमान है वो ऑटो पायलट मोड में चल रहा है इस वक्त। अब ये विमान कहां जाकर रुकेगा, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सचिन पायलट ने अपने जिस दिन अनशन किया था उसके बाद उन्होंने बहुत स्पष्ट कह दिया था कि अब मैं नाउम्मीद हो चुका हूं। मतलब सचिन पायलट ये मान चुके हैं कि अब उन्हें कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व से कोई भी राहत नहीं मिलने वाली है, उनकी सुनवाई नहीं होने वाली है। तो मुझे लग रहा है कि सचिन पायलट ने मन बना लिया है। बेसिकली जब जिस स्थिति से कांग्रेस के अंदर उनकी स्थिति हो चुकी है और जिस हिसाब से सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत का मामला तुम पकड़ चुका है राजस्थान के अंदर, तो मुझे नहीं लग रहा कि अब इनके बीच कोई समझौता की स्थिति बनेगी। अशोक गहलोत खुद कहते हैं कि विधायकों ने अमित शाह से पैसा ले लिया है तो कुछ वापस कर दे, बचा हुआ पैसा मैं हाईकमान से कह के वापस करवा दूंगा। आज उन्हीं के एक मंत्री कहते हैं कि अगर हमने पैसा लिया है तो अशोक गहलोत हमें मामला दर्ज करे। मतलब एक मंत्री ने तो ये कह दिया, राजेंद्र सिंह गुड़ा ने तो ये तक कह दिया कि अशोक गहलोत ने बीजेपी के विधायकों को पैसा दिया और उनसे पैसा वापस ले लेना चाहिए। तो मुझे बताइए, जब इस तरीके के ऊपर आपस में मतलब जितना विपक्ष आरोप नहीं लगा रहा उतने एक ही पार्टी के विधायक और मंत्री आपस में एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, तो 4 महीने बाद जब चुनाव होंगे, ये कैसे जनता के बीच में जाके वोट मांगेंगे कि हमें वोट दीजिए, हम सब एकजुट है। तो किस मुंह से पार्टी ने टिकट देगी या किस मुंह से पार्टी किस पे लड़ेंगे? तो मुझे लग रहा है कि आने वाली स्थिति बहुत बुरी होने वाली है कांग्रेस की वहां पर। मुझे आज जो लग रहा है कि 2013 में कांग्रेस को 40 सीटें मिली थी राजस्थान में, मुझे लग रहा है 10 साल बाद कांग्रेस वापस 40 सीटों पे मुझे फिलहाल राजस्थान में जाती हुई दिख रही है। शेखर अय्यर साहब, जो बात अभी समीर कर रहे हैं कि एक बड़ा कदम उठा सकते हैं, आपके हिसाब से वो क्या कदम हो सकता है? क्या बीजेपी के साथ जा सकते हैं सचिन पायलट, या फिर वो एक अलग पार्टी बना सकते हैं, एक अलग क्षेत्रीय दल बना सकते हैं, या कांग्रेस में रहकर इसी तरह से जो है आला कमान और गहलोत के लिए मुसीबतें पैदा करते रहेंगे? प्रहर जी, मुझे लग रहा है कि सचिन पायलट भी एक दुविधा में है, क्योंकि अब बिना कांग्रेस उनकी क्या रहेगी, क्या इन्फ्लुएंस रहेगी, किस मतलब वो क्या आगे क्या कर सकते हैं। दूसरी बात, अलग पार्टी भी करेंगे क्योंकि वो तो बीजेपी के भी खिलाफ है,
तो बीजेपी के भी खिलाफ है, आज कांग्रेस के जो अशोक गहलोत के नेतृत्व में जो कांग्रेस है उसके भी खिलाफ है, और ऊपर से वसुंधरा जी को भी उन्होंने डायरेक्टली अटैक कर दिया। तो ऐसे एक परिस्थिति बन रही है। जोड़ना चाहता हूँ प्रखर जी कुछ। जी बोलिए। मतलब शेखर को अपनी बात पूरी हो जाने की, उसका आप बोलिएगा। अलग पार्टी भी बनाएंगे तो कैसे आगे क्या करेंगे? और दूसरी बात, बार बार क्योंकि उनकी अगर पार्टी में अलग बनाएंगे उनकी ज्यादातर अटैक कांग्रेस पर होगी। तो मुझे लगता है कि जो एंटी बीजेपी वोट, तो आपको क्या लगता है बीजेपी के साथ, बीजेपी में शामिल हो जाएंगे साफ शब्दों में कहा जाए तो? एक बात है, यह भी कहा जा रहा है कि सचिन पायलट का जो वसुंधरा राजे के खिलाफ जो एक प्रकार से जो अटैक है वो कहीं ना कहीं बीजेपी में भी उसकी ट्रैक्शन है, क्योंकि बीजेपी में भी वसुंधरा जी को लेकर और या समर्थकों को लेकर कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं, उसको लेकर भी है। और बीजेपी में भी चाहते हैं कि भाई एक नया चेहरा हम पेश करें, एक नए युवाओं को मौका दें, ये सारी बातें भी है। देखिए ये इस क्राइसिस का कहीं ना कहीं बीजेपी से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए तो ये कहा जा रहा है कि एनिमी इज माय फ्रेंड, यानी जिन लोगों के लिए वसुंधरा जी एनिमी है, जो सचिन पायलट और जो अटैक है अशोक गहलोत में, ये भी कुछ को सूट करेगा। तो ये जो अभी जो प्रकरण है, जो सचिन पायलट जी का जो अभी चैप्टर है, इसका असर बीजेपी में भी पड़ रहा है, कांग्रेस भी पड़ रहा है, लेकिन नुकसान कांग्रेस की होगी क्योंकि इनकम्बेंसी फैक्टर आएगी उस पर। समीर आप कुछ कहना चाह रहे थे और उसके आप जो अपनी बात करें उसके लिए मेरा सवाल भी आपसे ये है कि एक फॉर्मूले के अंदर की बात कुछ निकल कर आ रही है और ये अपुष्ट सूत्रों से खबरें मिल रही हैं कि एक संभावना ये भी है कि सचिन पायलट को एक बार फिर जो है राजस्थान बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया जाएगा और शायद हो सकता है कि वो अपनी बगावत को वापस ले ले। क्या इस बात की संभावना आपको कुछ दिखाई देती है? देखिए प्रकाश जी, मैं आपको दो चीजें बताना चाहता हूँ। जी। एक तो ये कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में वो एक्सपेरिमेंट कर सकती है जो पंजाब में किया था। अमरिंदर सिंह ने अपनी नई पार्टी बनाई थी, भाजपा के साथ गठबंधन किया था और चुनाव लड़े थे, जिसमें भाजपा का इंटर से हुआ। जैसे पंजाब में कांग्रेस साफ हो गई, वैसे राजस्थान में कांग्रेस साफ हो। तो ये हो सकता है कि राजस्थान में सचिन पायलट अपनी पार्टी बनाए, भाजपा के साथ गठबंधन करे और चुनाव लड़े। एक ये ऑप्शन हो सकता है, या सचिन पायलट खुद अपने दम पर चुनाव लड़े और उसके बाद भाजपा के साथ गठबंधन में जा सकते हैं। जहां तक मुझे लग रहा है कि अब अगर कांग्रेस अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट को बनाया भी जाता है तो इट्स टू लेट, अब बहुत देर हो चुकी है। जिस तरीके से दोनों के बीच में दूरी आ चुकी है राजस्थान के अंदर, ऐसे में मुख्यमंत्री अलग काम करेंगे, प्रदेश अध्यक्ष अपने हिसाब से करेंगे, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के समय कैसे होगा? अशोक गहलोत चाहेंगे मेरे विधायकों को मिले, सचिन पायलट चाहेंगे कि मेरे विधायकों को टिकट मिले। तो मुझे लग रहा है कि अब इनके बीच सामंजस्य लगभग खत्म हो चुका है। तो दोनों में से अब एक मैन में एक ही तलवार रह सकती है, दोनों नहीं रह सकते। तो प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद भी इनकी लड़ाई खत्म नहीं होने वाली है। तो मुझे लग रहा है दोनों के रास्ते अलग हो गए और सचिन पायलट को अपना अलग रास्ता बनाना पड़ेगा। समीर, अभी हमने पूरे डिस्कशन के दौरान हर राज्य की जो कांग्रेस की स्थिति है उस पर चर्चा कर ली। हमने चर्चा कर ली किस तरह से पंजाब में हुआ, हमने इस बात की भी चर्चा कर ली राजस्थान में क्या हो रहा है, कर्नाटक में क्या हो रहा है, हमने मध्य प्रदेश की भी चर्चा कर ली। लेकिन एक चर्चा अधूरी रह गई, वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में जिस तरह सिंहदेव और बघेल के बीच में एक टसल चलती रहती है और इस साल छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होने वाले हैं, इसलिए मैं कमलाकर जी से पूछना चाहूंगा कि आपको लगता है कि जो स्थिति हमने इतने सारे राज्यों की हमने बात कर ली है, तो क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी ने एक भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, अब उन्हें चुनाव से पहले कांग्रेस जोड़ो यात्रा भी निकालना चाहिए? कांग्रेस जुड़ी हुई है, कैसे जुड़ी हुई है? एक मिनट, आपको सचिन पायलट की पहली बगावत का जो आप लोग जिक्र कर रहे हैं वो भी याद होगा। उसमें उन्होंने क्लियरली कहा था कि आई एम अ कांग्रेसमैन एंड आई विल रिमेन कांग्रेसमैन। बेसिक चीज समझिए, मैं बार बार इस बात को कहूंगा। देखिए उस समय जो घटनाक्रम हुआ उसमें अशोक गहलोत साहब की सरकार को अशोक गहलोत साहब ने सरवाइव कराया, तो यू कैन नॉट टेक दैट क्रेडिट फ्रॉम हिम। Nobody is going to take the credit of being PCC president of सचिन पायलट जी। वो उनकी मेहनत भी है। उस समय उनको डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष दोनों पद साथ में थे। तो एक बार देखिए, जब आप थोड़ा सा डिफेक्ट करते हैं तो थोड़ा आपकी पोजीशन पार्टी के अंदरूनी सतह पर कमजोर होती है। हमारे यहाँ फिर मैं कहूंगा डेमोक्रेटिक सेटअप है, इनर पार्टी डेमोक्रेसी है, इसलिए हम लोग हार्श इस तरह की चीजें नहीं लेते कि किसी को निकाल दें। और वो अपने लोग हैं, परिवार में कभी कभी तनातनी हो जाती है, तो उसके कारण सचिन जी का जो स्टेचर था वो थोड़ा सा उस पे इफेक्ट पड़ता है। इसमें कोई एक्सेप्ट करने में कोई वो नहीं है। और इस बात को आप इनकार नहीं कर सकते कि उस क्राइसिस में अशोक गहलोत प्रूव टू बी द। मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा क्योंकि एक छोटा सा ब्रेक लेना और ब्रेक के बाद हमें आपका एक
आखिरी कमेंट लेंगे कि किस तरह से कांग्रेस का आला कमान जो है वो इस बगावत को कंट्रोल कर सकता है, या कहां नाकाम हो रहा है, या कहां सफल वो आगे भविष्य में हो सकता है। लेकिन पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। Kami Chacha. 안녕하세요, 쪽박도상 지제도. Yamyo Sanzergu Tangba. Yanna di las pencha yung gwek min do jaktan yul fezer gi men do. भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय मर्चेंट नेवी और मरीन इंजीनियरिंग में उज्जवल करियर बनाने का एक सुनहरा मौका। 6 स्थानों पर आधुनिक परिसर, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सिर्फ एक करियर नहीं, ये अवसरों का सागर है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय भारत सरकार के अधीन वर्ष 2023-24 के लिए प्रवेश आमंत्रित हैं। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का रहा है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से अपने को इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है दो टूक में, और हम बात कर रहे हैं राजस्थान में बगावत और कर्नाटक में कांग्रेस की आफत पर। और ब्रेक से पहले कमलाकर जी आप कह रहे थे, बार बार आप हाईकमान का जिक्र कर रहे थे, समय का अभाव है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कांग्रेस का हाईकमान है क्या, क्योंकि खड़गे साहब तो खुद कर्नाटक में मौजूद थे, फैसले वहीं पे भी हो सकते थे, लेकिन फिर सब दिल्ली आते हैं। तो क्या सब कुछ अभी भी 10 जनपद ही तय करता है, इसी को आप हाईकमान मानते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कर्नाटका के, चूंकि वो नेटिव हैं तो उसमें इन्वॉल्वमेंट स्वाभाविक था उनका उस समय, और सारी चीजें केंद्रीय स्तर पर डिसाइड होनी है, नहीं तो विधायकों ने दिया ही नहीं होता। और मैं फिर से एक बार कहूंगा, एक पुराना शेर है कि इस तरह टूटे हुए चेहरे नहीं हैं जिस तरह टूटे हुए ये आईने हैं। तो आप जो तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा रुक जाइए। क्या दिखा रहे हैं गुलाम नबी आजाद ने? थोड़ा रुक जाइए, किस तरह से थोड़ा रुक जाइए प्रखर भाई, पार्टी के अंदर जो है मुख्यमंत्री चुने जाते रहे, और ये इतिहास भी है, कुछ ही समय में इतिहास है कि किस तरह से इंदिरा गांधी के जमाने से कैसे मुख्यमंत्री चुने जाते थे। गुजरात में 5 मुख्यमंत्री बदल गए, लेकिन उसका विरोध नहीं हुआ ना। अगर पार्टी ने फैसला तानाशाही है, यही तो बात है। विरोध करेगा वो निकाल दिया जाएगा। समय का अभाव। आखिरी सवाल जो है, विरोध करेगा वो निकाल दिया जाएगा। टी संकीर्ता साहब, जो भी हुआ कर्नाटक में, बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है, बीजेपी को एक भारी नुकसान हुआ है। आपको क्या लगता है 2024 में कर्नाटक के अंदर क्या नतीजे उलट हो सकते हैं? क्या इसके लिए अभी से कमर कसने की जरूरत है बीजेपी को? संक्षेप में बताइएगा। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का उसके सत्ता नहीं दी है, ये जो हार है हम बहुत हम्बल रूप से उसको स्वीकार करते हैं और उसका कोर्स करेक्शन भी करते हैं, उसका चर्चा भी करते हैं, आत्मावलोकन भी करते हैं। लेकिन ये हार 2024 का जो चुनाव है उसके लिए कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारा भी कमजोरी है, जो कमजोरी है वो क्या कमजोरी है, संक्षेप में बताइए, और उन कमजोरियों को आप कैसे दूर करेंगे? देखिए, हम 40 लाख घरों तक पानी पहुंचाने का काम किए थे, 11 लाख लोगों को स्कॉलरशिप देने का काम किए थे, हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान के नाते 10,000 डायरेक्ट किसानों के खाते में पैसे डाले थे। ये सभी छोड़कर हमें मालूम है जन्नते हकीकत, लेकिन दिल बहलाने का गालिब ख्याल अच्छा है।
कांग्रेस का फ्रीबी और गारंटी मानकर लोग उसका भरोसा करके उसको वोट दिए हैं, वो भी हम लेते हैं। हम ईवीएम को ब्लेम नहीं कर रहे हैं कांग्रेस के जैसे, हम तो ये हार को हम मान रहे हैं, इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक्सेप्ट करके 2024 पार्लियामेंट्री इलेक्शन में हम इससे ज्यादा सीट हम जीत कर दिखाएंगे। कर्नाटक का जनता हमारा साथ। मतलब आपको ये उम्मीद है कि जैसा 2018 में हुआ था कि 36% वोट बीजेपी के आए थे और वो 51% हो गए थे। मुंगेरी लाल के सपने देखने में हर्ज नहीं है। इस बार भी आपको ये उम्मीद है? इस बार भी 36% है, वो 51 नहीं 53 के ऊपर परसेंटेज हम वोट। ठीक है, उम्मीदों पर ही दुनिया कायम है, उम्मीदों पर ही दुनिया कायम है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहिए। समय का अभाव है, इस चर्चा को मैं यहीं विराम दूंगा। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।